है सर। अगर बात की जाए पीएम मोदी की, तो बीइंग एन इंडियन आप देखते होंगे बहुत से स्टेप्स ले रहे हैं, बल्कि हम लोग भी दूर बैठ के देख रहे होते हैं। कभी वो आईटी सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं, कभी वो टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे होते हैं। इवन उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, मतलब उसको भी इतना बॉदर कर रहे हैं कि उसकी माइनर सी चीज के किसान डिसअपॉइंट ना हो, इनकरेज रहे, उसके लिए भी इतना काम किया जा रहा है। तो कहाँ देख रहे हैं आप इंडिया का फ्यूचर आने वाले टाइम में? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, अगर किसी भी देश में कोई ऐसा पीएम आ जाए जो सेल्फलेसनेस के साथ देश की तरक्की के लिए काम करता रहे, दिन रात काम करता रहे, तो वो देश आगे बढ़ेगा। आप देखिए, पिछले 9 साल को अगर हम छोड़ दें, तो उससे पहले इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, हाँ, कभी कभी 6 और 7% इकोनॉमिक ग्रोथ रही है हमारी, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 से 3% जो है ना इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जीडीपी की ग्रोथ 2 से 3% थी। और परदेश में यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जो जितने भी तरक्कीशुदा मुल्क हैं, वहां पर इंडियन इकोनॉमी के बारे में मजाक उड़ाते हुए बोला जाता था, हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि धीमी धीमी गति से चल रही है आगे। लेकिन वो मोदी जी ने आकर के उसे चेंज किया, क्योंकि उससे पहले के लोग जो है, क्यों नहीं उनके पास इतना दिमाग था कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तेज गति दी। कर सकते थे अगर चाहते थे। यहाँ मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मतलब अपना ईमानदारी से सारे काम करते गए, दिन रात काम किया इन्होंने। और जहां जहां लूप होल से उससे बंद किया, और उसमें प्रगति कैसे की जा सकती है, उस तरक्की कैसे की जा सकती है, उस पर काम किया। और उसका असर आज हमारे सामने है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, और बहुत जल्दी ही देखिए कितना कॉन्फिडेंटली इंडियन डायस्पोरा भी ये बात बोल रहा है कि बहुत जल्दी ही हम जर्मनी को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये जो है, ये अगर आपके हुक्मरान अच्छे होते हैं, कभी हुक्मरान अच्छे मिल जाए, तो आपको किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी झोलियां नहीं भरते। तो यहाँ पर नियत और नियति दोनों बनाने का जो उदाहरण है वो आपको दिखने को मिलेगा। ऐसा ये सही बहुत बड़ा डिफरेंस है। खैर, ये थी आज की हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की कहानी कि इंडिया ने जिस चीज को बैन कर दिया है और पूरी दुनिया हैरत अंगेज निगाहों से हिंदुस्तान को देख रही है, तो उसके पीछे भी हिंदुस्तान की अपनी अवाम का फायदा है। सर, कुछ दिन पहले की ही बात है कि गुजरात में पानी का बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, और सैलाब आने की वजह से पाकिस्तान के पंजाब में पानी छोड़ना पड़ा। उसके बारे में आपने न्यूज तो सुनी होगी, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए हिंदुस्तान के इसमें बहुत से गुजरात, प्रोविंसेस ने पानी लेने से इनकार कर दिया था। जी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ भी बाढ़ आई हुई थी। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि दिल्ली के कुछ इलाके अभी तक पानी में भरे हुए थे। जो हमारे यमुना नदी के किनारे वाला इलाका है, वहां आज भी जो मैदानों में पानी भरा हुआ है, तो जो लोग निचले इलाकों में अपनी झोपड़ियां बना के रह रहे थे, वो टीलों पर आ गए हैं। और उनके लिए रिहायशी कैंप चलाए जा रहे हैं, सरकार उन्हें खाना दे रही है। अगर ऐसे में वहां से हम पानी और ले लेते, तो न सिर्फ वो बेचारे जो नीचे रह रहे हैं, जो ऊपरी इलाकों में रह रहे हैं, वो सारे इलाके जो सबमर्ज हो जाते हैं पानी में। और न सिर्फ दिल्ली और हिमाचल, अब हिमाचल और उत्तराखंड का जो हमारा जो स्टेट है, यहाँ मानसून के समय में फ्लैश फ्लड बहुत होता है। वहां अचानक ढेर सारी बारिश हो जाती, गांव के गांव बह जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। मतलब पूरे के पूरे गांव बह जाते हैं। और उसका जो पानी है वो बहता हुआ गंगा और यमुना नदी में आता है, और उसकी वजह से यूपी में भी बाढ़ आ जाती है, दिल्ली में भी बाढ़ आती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम पाकिस्तान से और पानी ले लेते, जो पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा था, तो उससे हमें और दिक्कत होती। रही बात गुजरात की, गुजरात में पानी का की जो दिक्कत है वो हमेशा रही है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, राजस्थान में भी। जैसे हमारे इन इलाकों में आप 40 फुट 30 फुट खोदें तो नीचे पानी निकल आता है। लेकिन आप राजस्थान में जाकर के देखें, मैं बचपन में रह चुका हूँ राजस्थान में, तो वहां मैंने देखा है कि 100 150 फुट नीचे खोदने के बाद तब जाके पानी निकलता था। तो वो जो एरिड रीजन है, वहां पर बारिश चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन वहां पर जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो हमेशा नीचे रहा है, क्योंकि वहां पर तपिश ज्यादा है, वहां पर सब्ज इलाके नहीं है। इसकी वजह से ये दिक्कत होती है वहां पर। और वहां डोंट यू थिंक सो? गुजरात में खासकर पानी। जी। पाकिस्तान का ये जी एक्ट बताएं। जो है, मैं इसको कंडेम तो नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि इसको अप्रिशिएट कर रही हूँ कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और हिंदुस्तान के पंजाब की जानिब से इस पर बहुत से गाने भी बनाए गए, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया, और वहाँ के सिख लोग जो हैं मिलना भी चाह रहे थे। इवन उन्होंने सॉन्ग्स के अंदर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डेडिकेट किया। उस पे क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए दोनों तरफ से, दोनों कंट्रीज की जानिब से, ताकि आने वाला फ्यूचर कहीं यकजहती की तरफ दिखाई दे? इसके बारे में देखिए, मैं भी जी क्या कहा जा सकता है कि पहली चीज तो
जो जैसे अभी कुछ समय पहले मैं कहीं पढ़ भी रहा था, उसमें ये लिखा गया था कि जैसे पाकिस्तान अब चाहता है बॉर्डर्स खोल दिए जाए, तो पहली चीज जैसे कि तिजारत आसानी से हो सके, तो यहाँ पर एक धड़ा ऐसा है लोगों का जो बोलता है बॉर्डर खोलने की बात आप क्यों कर रहे हो। पहली बात तो ये कि टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद करो आप। उसके बाद क्योंकि टेररिज्म और टूरिज्म और ये ट्रेड तीनों एक साथ नहीं चल सकते। टूरिज्म हटा भी दें तो टेररिस्ट एक्टिविटीज और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो मैं उसमें पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, कि अगर आप बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हो तो आपने अलग देश मांगा ही क्यों। ठीक है, अलग देश, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, सारा कुछ अलग आपने मांग लिया, फिर आप बोल रहे एक कर दो। क्यों कर दो भाई? भाई हम अपना देखें, आप अपना देखो, है ना। तो जब आपने अलग होने का ठान लिया था तो इसका मतलब ये था कि आप में वो कुवत थी कि आप अपनी जो अपनी मईशत है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना सब कुछ वो आप खुद देखेंगे। तो अब क्यों आप खोलने की बात कर रहे हैं? और दूसरी बात, जो फूड क्राइसिस की बात है, जहां तक मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई। पंजाब का बड़ा और बेहतर हिस्सा आपके पास है, नदियों का बड़ा जाल आपके पास है, ठीक है, जमीन जो है बहुत ही जरखेज है वहां की। उसके बाद पानी बहुत ज्यादा है, सूरज की रोशनी बहुत है। क्यों खेती नहीं हो पाती भाई? आपके यहाँ तो बल्कि अच्छा चावल और अच्छा गेहूं होता है, फिर भी आप उतना उगा नहीं पाते। आपके पास 22 करोड़ की आबादी है, आप क्यों नहीं उगा पाते? मुझे नहीं समझ में आता। हमारे यहाँ देखिए, हमारे हम लोग 140 या 142 करोड़ लोग हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ हर जमीन जो है हरियाणा और पंजाब जैसी उपजाऊ नहीं है, यूपी जैसी उपजाऊ नहीं है। बहुत सारे सारे पथरीले इलाके हैं, लेकिन हमने उन जमीनों को खेती के लायक बनाया, एग्रीकल्चरल इन्वेंशन किए, कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ क्रॉप्स उगाई, और उसके बाद जिन सीजन्स में हमारे यहाँ खेती नहीं हो सकती थी, उन सीजन्स में भी हमने खेती करना शुरू किया, जिससे अपने लोगों का पेट हम भर सकें। क्यों नहीं ये काम आपके यहाँ हो सकता है? मुझे नहीं समझ में आता। आपके हमारे आपके स्कीम राजस्थान का के बहुत बड़े जवाब इलाके में भी खेती हो रही आपकी है स्कीम आजकल। का जवाब मैं देती हूँ। आपकी स्कीम का जवाब मैं जी। देती हूँ आपको। नो डाउट लैंड इज सो फर्टिलाइज, नो डाउट के किसान काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं अपना पेट पालने के लिए, लेकिन जो मोटिवेशन इस स्टेप पे राइस को लेके आपके किसानों को दी जा रही है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जा रही है, और आपकी आवाम उस तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है ना, वो हमारे यहाँ किसानों को नहीं दी जाती। अगर किसानों की एक टाइम पे, एक साल, एक सीजन में फसल डूब गई है तो उनको उतना उनका बजट नहीं बनता है अगली दफा कि वो दोबारा उतनी फसल बोएं और उस पर उतनी मेहनत करके दोबारा लॉस उठा सकें। तो ये वजह है। बाकी फ्लड्स और इस तरह के सिनेरियोज तो होते रहते हैं, लेकिन उन सिनेरियोज में आपकी पॉलिटिकल जो है ना सिचुएशन बहुत मैटर कर रही होती है, आपके पॉलिटिशियंस बहुत मैटर कर रहे होते हैं कि वो क्या स्टेप लेते हैं आपकी भलाई के लिए। जो इस वक्त राइस के एक्सपोर्ट को बैन करने का स्टेप पीएम मोदी ने इंडिया में लिया, तो इस तरह का कोई स्टेप भी यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लिया जाता, जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के किसानों को कि वो अगली दफा इतनी इन्वेस्टमेंट मत करें जेब से। ये बहुत बड़ी वजह है। जी, यहीं पर सरकार की अहमियत होती है। सरकार की अहमियत सही है। यही होती है कि जब आपका किसान, आपका तिजारती डूब रहा हो, तो उसे आप सपोर्ट दें। वो अगर आप कर सही लेते हैं, जैसे मोदी जी ने न सिर्फ एग्रीकल्चरल बल्कि ट्रेडिंग सेक्टर को, और ट्रेडिंग के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर है, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव